आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मंथली ब्लॉगिंग से $5000 तक कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने ब्लॉग को स्केल कर सकते हैं फ्रॉम $0 to $5000 पर मंथ। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग को स्केल कर सकते हैं और हज़ारों डॉलर्स मंथली कमा सकते हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा और हर स्टेप के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्या आपने नेक्स्ट करना है और किस तरह से आप अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं और हज़ारों डॉलर्स मंथली कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा किस तरह से आप स्टार्ट ले सकते हैं, ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ साथ मैं आपको निश रिसर्च के बारे में बताऊंगा। उसके बाद वेबसाइट सेटअप के बारे में बताऊंगा, डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से लेनी है और कौन सी लेनी है जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी ब्लॉगिंग जर्नी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरह से करेंगे वो हम सीखेंगे और उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च और एसईओ वगैरह के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आप बैकलिंक्स किस तरह से बना सकते हैं उस पर बात करेंगे, ऑन पेज क्या होती है उस पर बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए और ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप सारा नॉलेज जो है वो ले सकें और अपने वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकें। सबसे पहले समझते हैं ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को कि ब्लॉगिंग क्या होती है और किस तरह से हम इससे इनकम जनरेट करते हैं। अब ब्लॉगिंग के कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अर्निंग करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करें अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग की कि आप एफिलिएट ब्लॉगिंग से किस तरह से हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हो और इसमें बहुत स्कोप है। अब एफिलिएट ब्लॉगिंग में हम करते क्या है कि हम कुछ अपनी जब नीश फाइंड कर लेते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर रह के हम काम करेंगे, तो अब हम उस कैटेगरी से प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते हैं, उन पर आर्टिकल लिखते हैं, उन पर रिव्यूज़ लिखते हैं और उन रिव्यूज़ को पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कि हमारी वेबसाइट होगी। तो उसके बाद उनमें हम एफिलिएट लिंक्स इंसर्ट करते हैं, तो जब भी विजिटर आते हैं हमारे लिंक से परचेज करते हैं तो हमें उससे कमीशन मिलती है और इसमें बहुत स्कोप है और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और इस मॉडल को कामयाब बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ब्लॉगिंग का, तो जो कि हर कोई कर सकता है और बहुत ही ईजी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा, हर स्टेप को आपने फॉलो करना है और उसे अगर आप फॉलो करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर आप अर्निंग कर पाएंगे और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ जो कि है गेट रेडी फॉर हार्ड वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये आपको करना है, यानी आपको हार्ड वर्क करना है, आपको गिव अप नहीं करना, आपने हार्ड वर्क करना है। यानी जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा उन पे आपने मेहनत करनी है और काम करना है, तभी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि बहुत ही ये आसान है और जैसे ही आप इसमें आते हैं तो आपको पैसे की बारिश होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ती है और जब 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने आप अपने ब्लॉग के ऊपर मेहनत करते हैं तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और फिर आप जब सो भी रहे हो तो आप पैसे कमा रहे होते हैं। सिर्फ आपने पहले मेहनत करनी है, अपने ब्लॉग को स्केल करना है और उसके बाद बैठ के फिर आपने कमाई करनी है। तो ये इसकी शर्त है कि आपने हार्ड वर्क करना है, आपने गिव अप नहीं करना। जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा आपने उनको फॉलो करना है और उसके बाद आप अपने ब्लॉग से हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, बस आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद वर्क करते रहना है अपने ब्लॉग के ऊपर और जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उनको फॉलो करना है। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले काम जो हमने करना होता है वो होता है निश रिसर्च। निश रिसर्च के ऊपर मेरी पहले एक वीडियो मौजूद है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। निश रिसर्च आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल और इस वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप अपनी कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं। यानी निश क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल वर्ड्स में निश एक कैटेगरी होती है, यानी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर आपने अपना ब्लॉग बनाना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक कैटेगरी फाइंड करनी है जिसके अंदर आप काम करेंगे, जिसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिखेंगे और बस आपका ब्लॉग उसी के अराउंड होना चाहिए। तो एक स्पेसिफिक माइक्रो निश आप चूज़ करें, यानी आप कीबोर्ड्स पे काम करें, आप माउस पे काम करें। उसके बाद आप किचन में अगर जाते हैं तो आप जैसे ओवन को पकड़ लें, तो अब एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम करेंगे, एक स्पेसिफिक निश के ऊपर आप काम करेंगे, यानी माइक्रो निश उसे हम बोलते हैं, तो आपको कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक टिप है आपके लिए, यानी अगर आप मैक्रो निश पे काम करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स कार्ड को पकड़ लेते हैं या फिर कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज़ को पकड़ लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वैसे आपका ब्लॉग सक्सेसफुल तो हो जाएगा लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो न्यूबीज़ के लिए रिकमेंडेड है कि आप माइक्रो निश पे काम करें ताकि आपका ब्लॉग जल्दी सक्सेसफुल हो और आपको रिजल्ट्स मिले
और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप मैक्रो निश पे आ सकते हैं, यानी आप बड़ी किसी ब्रॉडर कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हैं जिसमें आपको टाइम भी लगेगा, तो आपको पता होगा कि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आप एक बार रिजल्ट्स ले चुके होंगे, तो आपके लिए काम करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आपके लिए रिकमेंडेड है एक माइक्रो निश चूज करें। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल में मैंने आपको बताया किस तरह से आप सैकड़ों निशेस फाइंड कर सकते हैं अपने लिए और उनमें से किसी एक पर काम कर सकते हैं। तो निश सबसे पहला हमारा स्टेप है। निश के बाद वैसे तो हमारा स्टेप होता है डोमेन एंड होस्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कीवर्ड रिसर्च भी करनी है निश के बाद। ये एक बेसिक कीवर्ड रिसर्च का फेज होता है जिसमें हम कीवर्ड्स तो फाइंड नहीं करते, लेकिन हम आइडिया ज़रूर लेते हैं कि इस निश के अंदर कीवर्ड्स का स्कोप है या नहीं है। यानी अगर आप नीश चूज कर लें और वेबसाइट सेटअप कर दें तो बाद में पता चले कि उस नीश के अंदर तो कीवर्ड्स ही नहीं थे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमने बेसिक एक नीश रिसर्च करनी होती है और उसके बाद फिर फाइनल हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस नीश के अंदर कीवर्ड्स कितने सारे अवेलेबल हैं और कितना कंटेंट लिखा जा सकता है इसके ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी आप अगर कोई नीश देख रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स भी देखें, कंपेटिटर्स को चेक करें, उनको एशर्स में एनालाइज करें कि उनके कीवर्ड्स मौजूद हैं, ऐसे लो कंपटीशन कीवर्ड्स जिन पर आप काम कर सकते हैं या नहीं। यानी कीवर्ड्स उस निश के अंदर होने चाहिए ताकि आप बाद में उस पर कंटेंट जनरेट कर सकें। बस ये आपको देखना है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं जो कि हमारा डोमेन एंड होस्टिंग। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि डोमेन कौन सी लें और होस्टिंग कौन सी लें। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डोमेन कौन सी लें, कहाँ से लें और होस्टिंग कहाँ से ले सकते हैं। अब मेरी जो रिकमेंडेड चीज़ है, एक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन में और एक रिसोर्स पेज का लिंक मैंने वहाँ पे दिया है, उस पर क्लिक करें तो आप aftabhasan.com पे जाएंगे, हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, और उस पर मैंने एक डील्स का पेज बनाया है। उस पेज के अंदर मैंने सारी सर्विसेज लिस्ट की हैं जो कि बेस्ट हैं और आपको टॉप क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आपके सारे सवाल उसमें एड्रेस हो जाएंगे कि होस्टिंग कौन सी लेनी है, डोमेन्स कौन सी लेनी है। वहाँ पे जो भी सर्विसेज लिखी हुई हैं वो सब ऑथेंटिक हैं और वर्थ बाइंग हैं। तो आप उन पे जाके उनमें से कोई भी अपनी मर्जी की चूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे रखे हैं ऑप्शंस डोमेन्स के लिए, बहुत सारे होस्टिंग्स के लिए, कौन कौन सी होस्टिंग्स बेस्ट हैं। और उसके बाद अगर आप कोई बेस्ट थीम लेना चाहते हैं या बेस्ट प्लगइन्स, तो वो सब कुछ वहाँ पे लिस्ट डाउन है। तो सिंपली आपने उस पेज को चेक करना है और उससे आप फिर अपने आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं कि कौन सी डोमेन आप लेना चाहते हैं, कहाँ से, और कहाँ से आपने होस्टिंग लेनी है, कौन सी थीम आपके लिए बेस्ट है और कौन से प्लगइन आपके लिए बेस्ट है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने लिस्ट किए हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से आपको लेनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डोमेन आप लें नेमचीप से। नेमचीप से एक तो आपको सस्ती डोमेन मिलती है बाकी डोमेन प्रोवाइडर्स की बनिस्बत। यानी अगर आप ब्लू होस्ट पे जाते हैं या फिर साइट ग्राउंड या दूसरी कंपनी से डोमेन लेते हैं तो आपको डोमेन काफ़ी महंगी मिलती है। यहाँ पे $7-8 की मिल जाती है .com डोमेन, और उसके बाद अगर आप .net या कोई दूसरी डोमेन लेते हैं तो आपको वो इससे भी ज़्यादा सस्ती मिलेगी, $3-4, $5, $6 इसमें आपको डोमेन्स मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी नेमचीप डोमेन्स के लिए बेस्ट है। मैं चाहूँगा कि आप नेमचीप से अपनी डोमेन्स खरीदें, चाहे 1, 2, 3 जितनी भी खरीदें, नेमचीप से खरीदें। और होस्टिंग में आपको रिकमेंड करूँगा ब्लू होस्ट की। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आप होस्टिंग लेना चाहें ले सकते हैं। साइट ग्राउंड भी बेस्ट है लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ ब्लू होस्ट। रिसोर्सेज पेज पे मैंने ये होस्टिंग्स भी लिस्ट की हैं और उसके बाद डोमेन प्रोवाइडर्स भी लिस्ट किए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो नेमचीप है डोमेन के लिए और होस्टिंग के लिए ब्लू होस्ट, जो कि सबसे बेस्ट है। और मुझे अभी तक इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। मेरी काफ़ी साइट्स ब्लू होस्ट के ऊपर होस्टेड हैं और चॉइस प्लस प्लान मैं यूज़ करता हूँ। ये भी मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें पता होता है कि वो भी वही प्लान लें, लेकिन आप बेसिक प्लान जो है वो ले सकते हैं जिसके अंदर आप एक साइट होस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप बिगनर हैं और आपने एक ही साइट बनानी होगी तो आप वो प्लान ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा वेबसाइट्स शुरू करना चाह रहे हैं तो आप चॉइस प्लस प्लान भी ले सकते हैं जो काफ़ी सस्ता है। तो ब्लू होस्ट काफ़ी अच्छी सर्विस है। लाइव चैट इनमें आपको मिल जाती है, यानी आप उनसे लाइव चैट करके अपना कोई भी मसला उनके सामने रख सकते हैं और वो फिक्स कर देते हैं उसी वक्त। और डोमेन्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया नेमचीप सबसे बेस्ट है। डोमेन आपने नेमचीप से लेनी है, होस्टिंग आपने ब्लू होस्ट से लेनी है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है और आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन डोमेन्स एंड होस्टिंग का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है वेबसाइट सेटअप का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप अपनी वेबसाइट को सेटअप किस तरह से करेंगे। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताता हूँ। मैं यही अज्यूम करूँगा कि आपने डोमेन नेमचीप से ली है और होस्टिंग आपने ब्लू होस्ट से ली है। इसको जहन में रखते हुए हम आगे वीडियो को कवर करते हैं। डोमेन जैसे ही आप नेमचीप से लेते हैं
और ब्लू होस्ट से अपनी होस्टिंग लेते हैं। तो ब्लू होस्ट अब आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, अगर आप उनके मेन्यूज़ में जाके असाइन पे क्लिक करते हैं डोमेन के सेक्शन के अंदर, तो आप वहाँ पे डोमेन असाइन कर सकते हैं। तो अब आपने नेम चिप की डोमेन ब्लू होस्ट के साथ असाइन करनी है। तो बहुत ही सिंपल पार्ट है। डोमेन असाइन करने के लिए ब्लू होस्ट आपसे चाहता है कि आप डोमेन के DNS सेटिंग्स में जाके नेम सर्वर्स को चेंज करके ब्लू होस्ट के नेम सर्वर्स वहाँ पे ऐड कर दें। तो नेम चिप में आपने आना, डोमेन पे मैनेज पे क्लिक करें और उसके बाद नीचे आपको नेम सर्वर्स का ऑप्शन मिलेगा। इसको कस्टम कर दें, यानी आप कस्टम डोमेन सर्वर्स यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ पे फर्स्ट में आप डाल दें ns1.bluehost.com और सेकंड में डाल दें ns2.bluehost.com और ओके कर दें बस। फिर आपने ब्लू होस्ट में आ जाना, वापस असाइन पे क्लिक करना है और अपनी डोमेन्स एंटर करनी है, यानी जो कि एसोसिएटेड नहीं है आपके ब्लू होस्ट के अकाउंट के साथ, यानी बाहर से आपने डोमेन परचेज की है, वो आपने एंटर करनी है। और जैसे ही ऐड करेंगे तो आपकी ब्लू होस्ट की डोमेन लिस्ट में आपकी नेम चिप की डोमेन ऐड हो जाएगी। बस ये सिंपल सा तरीका है। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अब आप ब्लू होस्ट के साइट्स के टैब के ऊपर आएँ और सिंपली क्लिक करें ऐड साइट के ऊपर। ऐड साइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस पे क्लिक करके आप जो है वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं, जो कि आपका वर्डप्रेस का लॉगिन होगा। वर्डप्रेस के थ्रू आपने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर देनी है और आपकी वेबसाइट ब्लू होस्ट करेगा और आपकी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर लाइव हो जाएगी। अब वेबसाइट सेटअप के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड करता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप कंप्लीटली सीख जाएंगे कि वेबसाइट किस तरह से सेटअप करनी है। इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आई कार्ट में आपको दिख रहा होगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीटली बताया कि एफिलिएट वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरह से करना है। तो ये काफ़ी अमेजिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप अपनी एफिलिएट साइट को सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो को देखकर, जिसमें मैंने सब चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे, उससे एक लेआउट देंगे, हेडर किस तरह से बनाएंगे, लोगो, सब कुछ उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपनी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। तो ये था हमारा वेबसाइट सेटअप का पार्ट। अब बात करते हैं हम थीम के ऊपर कि थीम आप कौन सी यूज़ करेंगे। ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि लोग पूछते हैं कि थीम कौन सी चाहिए। तो थीम मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है जनरेटप्रेस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही ज़बरदस्त थीम है। मैं अपनी हर साइट के ऊपर ये यूज़ करता हूँ और मुझे अभी तक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यानी आपको ऑप्टिमाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसी थीम है जो कि बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, यानी इसके ऑप्शंस बहुत ही आसान होंगे, कस्टमाइज़ करने में आपको आसानी होगी। और उसके बाद ये लाइट वेट बहुत है, इसका लोड टाइम काफ़ी अच्छा है, यानी आप इस पर अपनी वेबसाइट बना देते हैं और आर्टिकल्स इसके ऊपर डालते हैं तो आपको अलग से ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी लाइट वेट है, आपका जो स्पीड है, लोडिंग स्पीड, वो काफ़ी अमेजिंग होगी। आप GT मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं इसे एनालाइज करने के लिए। तो जनरेटप्रेस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ये सस्ती भी है, यानी लाइफ टाइम अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो भी काफ़ी सस्ता आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। या फिर सेकंड अगर मैं बात करूँ तो जो एक और थीम है माई थीम शॉप की, स्कीमा थीम, वो काफ़ी अमेजिंग थीम है, बहुत ही लाइट वेट है। सेम ये दोनों जो थीम्स हैं ये बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही सिंपल टू यूज़ हैं और बहुत ज़बरदस्त थीम्स हैं एफिलिएट्स के लिए, यानी एफिलिएट ब्लॉगर्स हम और आप। तो आपके लिए ये दो थीम्स बेस्ट हैं। उसके बाद आप हमारे रिसोर्सेज पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने कुछ और थीम्स भी लिस्ट किए हैं जो कि ज़बरदस्त हैं और एफिलिएट्स के लिए या न्यूज़ साइट्स के लिए मुख्तलिफ थीम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप आइडिया ले सकते हैं। तो ये थीम्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इनको ले सकते हैं और अपने एफिलिएट ब्लॉग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है प्लगइन्स का। प्लगइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लगइन्स पर मेरी एक वीडियो भी है, पहले ये वाली वीडियो, ये अगर आप देखना चाहें तो आप आई कार्ट में क्लिक कर सकते हैं और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एफिलिएट्स के लिए तो ये वीडियो मस्ट है, आपने इसे ज़रूर देखना है इस वीडियो के देखने के बाद, कि आपको आइडिया हो जाए कि एफिलिएट्स के लिए कौन से प्लगइन्स बेस्ट है। मैं जितने भी प्लगइन्स यूज़ करता हूँ सारे मैंने उस वीडियो में बताए हैं और एक पोस्ट भी मैंने लिखी है aftabhasan.com पे, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 10 प्लगइन्स और इनके फ़ायदे आपको बताए हैं कि कौन से 10 ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमेशा एफिलिएट ब्लॉगर को यूज़ करने चाहिए, ख़ास तौर पर अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगर। तो उसके लिए जितने भी प्लगइन्स बेस्ट हैं, चाहे वो डिज़ाइन के लिए हैं या फिर कंटेंट के लिए हैं, कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए, कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए, तो वो प्लगइन्स बहुत ही अमेजिंग है और वो आपकी साइट के ऊपर लाजमी होने चाहिए। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आपको बताऊँ तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेबल्स ऑफ कंटेंट। टेबल्स ऑफ कंटेंट आप यूज़ करते हैं
ताकि आप अपनी हेडिंग्स को ब्रेक करें और टॉप में आप अपने कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ताकि वहाँ से वो किसी भी हेडिंग के ऊपर स्विच कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो WPS लॉगिन, ये एक काफ़ी अच्छा प्लगइन है जिससे आपकी वेबसाइट का जो लॉगिन URL है वो बदल जाता है। तो इससे हैकर्स से आपकी वेबसाइट महफूज रहेगी और आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर पाएंगे। और उसके बाद टेबल्स बनाने के लिए, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एफिलिएट ब्लॉगर के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल्स से आपको बहुत सारी सेल आती है। यानी टेबल अगर आप नहीं डालते तो जहाँ पे आपको 100 ऑर्डर्स आने थे वहाँ पे आपको 5 ऑर्डर्स आएंगे। तो ये इतना फ़ायदा होता है टेबल का, क्योंकि टेबल अगर आप ऐड करते हैं तो जैसे ही टॉप में कस्टमर आपका टेबल देखता है तो वहीं से हो सकता है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट्स परचेज कर ले, और क्लिक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सेल आ सकती है। तो टेबल आपने मस्ट यूज़ करना है। और उस वीडियो के अंदर मैंने टेबल का जो बेस्ट प्लगइन है वो भी बताया, बेस्ट फ्री प्लगइन, यानी जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस में। और उसके बाद बहुत सारे प्लगइन्स मैंने रिकमेंड किए हैं, जैसे डिज़ाइन के लिए कौन सा बेस्ट है, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा प्लगइन होना चाहिए, मुख्तलिफ बटन्स को ऐड करने के लिए कौन सा प्लगइन, प्रोज एंड कॉन्स का प्लगइन कौन सा होगा। वैसे तो i2 प्रोज एंड कॉन्स बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स प्रोडक्ट के ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट में। तो ये प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्लगइन्स लिस्ट किए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है SEO कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग में अगर SEO नहीं होगी और SEO के फैक्टर्स को ज़हन में रख के वो कंटेंट जनरेट नहीं किया होगा तो फिर वो किसी काम का नहीं है। हम उससे ना कुछ अर्न कर पाएंगे और ना वो हमारे किसी फ़ायदे का है। तो इसलिए मैं इसको मिला के बताता हूँ, यानी कंटेंट होना चाहिए और उसमें आपने SEO के तमाम फैक्टर्स को जहन में रखा हो तो वो बन जाता है SEO कंटेंट राइटिंग। तो SEO कंटेंट आप किस तरह से जनरेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहते हैं कंटेंट इज़ द की, तो यहाँ पर भी कंटेंट जो है वो किंग है, और कंटेंट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। और कंपेटिटर्स को आप देख के लिख सकते हैं, यानी कंपेटिटर्स ने जिस तरह से लिखा है उसने स्ट्रक्चर जो बनाया वो आपने रखना है। और कंटेंट आपका SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी आजकल जो लोग ज़्यादा सवाल करते हैं कि कीवर्ड हम कितना यूज़ करें, तो कीवर्ड आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। अब ये कीवर्ड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ही यूज़ ना करें। यानी अगर 3000 वर्ड्स का आपका आर्टिकल है तो 5 से 7 मरतबा भी अगर आपका मेन कीवर्ड उसमें आ जाता है तो दैट्स इनफ, और ये कम्प्लीटली फ़ाइन है। आपका जो कीवर्ड का रेशियो है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग आपने नहीं करनी, वरना जब जो रीडर है वो आपका आर्टिकल पढ़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि इसने हर 2 लाइनों के बाद अपना कीवर्ड जो है वो स्टफ़ किया हुआ है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं देता और वो आपकी वेबसाइट लीव कर जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद SEO ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, लुक अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम खुद लिखें या राइटर को हायर करें। तो अब ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हैं तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, यानी अगर आप लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा कि अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि आप लिख सकते हैं कंटेंट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद लिखें। और उसके बाद जब आपकी वेबसाइट कुछ अर्निंग देना शुरू हो जाए तो आप टीम हायर कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए कंटेंट लिखेगा। और दूसरा ऑप्शन जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ AI कंटेंट। AI की मदद से आप कंटेंट लिखें, यानी कोई भी AI टूल ले लें, आपको ग्रुप्स वगैरह में मिल जाते हैं, या वैसे आप परचेज़ करना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो AI कंटेंट राइटिंग टूल को, जिनमें जेस्पर और बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, इन पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि AI कंटेंट का स्कोप क्या है और टूल्स आपको यूज़ करने चाहिए या नहीं। वैसे ये आपके लिए ज़्यादा नहीं लिखते, लेकिन आपको एक हेल्प देते हैं। यानी अगर AI को यूज़ करते हुए बिगिनर कंटेंट लिखता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है, उसे एक असिस्टेंट मिल जाता है साथ में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी अगर आप खुद नहीं लिख सकते, राइटर भी नहीं हायर कर सकते, तो आप एक जो है वो AI कंटेंट राइटर टूल जो है वो ले सकते हैं और उसकी मदद से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और बहुत सारे लोगों ने इससे यूज़ करते हुए रिजल्ट्स जनरेट किए हैं, तो ये अमेजिंग है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग पर भी हमारी वीडियो है कि आप खुद कंटेंट किस तरह से लिखेंगे। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ को ही चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। उसमें ये सारी वीडियोज़ जो मैंने रिकमेंड की हैं वो मौजूद होंगी, तो उस सीरीज़ को आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक एक वीडियो देखें जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये सीरीज़ ही ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर ये सारी वीडियोज़ मौजूद होंगी
और आप उनको एक साथ देख पाएंगे और अपने ब्लॉग को सेटअप कर पाएंगे। इसमें हर चीज़ मैंने प्रैक्टिकली बताई है, यानी वेबसाइट सेटअप करना यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि किस तरह से डोमेन को कनेक्ट करेंगे, वेबसाइट लॉन्च करेंगे, उसके बाद अपने ब्लॉग को स्केल करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन किस तरह से करेंगे और उसके बाद एफिलिएट आर्टिकल डिज़ाइन किस तरह से करेंगे। ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर्ड हैं, तो आप देख सकते हैं वो सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है, तो ये रिकमेंडेड है आपके लिए। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है एफिलिएट आर्टिकल डिज़ाइन, यानी अब एक नॉर्मल आर्टिकल में और एफिलिएट आर्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। बाकी जो आर्टिकल होते हैं उनमें 1-2 इमेजेस होती हैं और 1-2 लिंक्स होते हैं, बस आप उसे पब्लिश कर सकते हैं, वो सिंपल कंटेंट होता है। लेकिन एफिलिएट आर्टिकल इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें यानी सबसे पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपका आर्टिकल किसके बारे में है, उसके बाद आप कुछ उसको बताते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स का टेबल होता है, प्रोडक्ट के टेबल के बाद आप प्रोडक्ट्स को अलग अलग से रिव्यू शुरू करते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए हेडिंग होती है, उसकी पिक्चर होती है, फिर उसका रिव्यू होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस का कॉलम होता है, उसके बाद बटन होता है, कॉल टू एक्शन बटन, कि आप यहाँ पे क्लिक करके उसे बाय कर सकते हैं। तो ये एक रिव्यू होगा, फिर सेम दूसरा रिव्यू होगा, सेम तीसरा रिव्यू, और सारे रिव्यूज़ के बाद फिर आप एक बाइंग गाइड देंगे उनको कि इन सब में से बेस्ट कौन सा है या आप कौन सा ले सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है एफिलिएट आर्टिकल का। एफिलिएट आर्टिकल डिज़ाइन पर कि किस तरह से ये सब कुछ डिज़ाइन करेंगे, बटन्स किस तरह से ऐड करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स किस तरह से ऐड करेंगे, इस पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो वो वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उसमें डिटेल में मैंने बताया कि ये सब कुछ प्रैक्टिकली किस तरह से करेंगे अपने ब्लॉग के लिए, अपना वेबसाइट का जो आर्टिकल है वो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। बिगनर्स के लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनको मसले आते हैं कि बटन्स किस तरह से ऐड करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स कैसे ऐड करेंगे, इमेज कैसे डिज़ाइन करेंगे, हेडिंग्स कौन सी देंगे। तो वो ये एफिलिएट आर्टिकल डिज़ाइन की एक डिटेल्ड गाइड है, तो उसको आप लाजमी चेकआउट करें। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है जी कंटेंट स्ट्रक्चर का। कंटेंट स्ट्रक्चर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स कितने होंगे और कमर्शियल आर्टिकल्स कितने होंगे। अब ये आपने याद रखना है, गूगल कमर्शियल आर्टिकल्स को पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि कोई इससे प्रमोट करे प्रोडक्ट्स और अपना फ़ायदा ले, वो अपने यूज़र्स का फ़ायदा करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि यूज़र्स को कोई मिसगाइड ना करे, वो जो सर्च करे उन्हें मिले, और इसलिए वो चाहता है कि इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स गूगल के ऊपर ज़्यादा होने चाहिए। यानी गूगल के पास जितना भी नॉलेज है वो उसका अपना नहीं है, वो हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उनमें से वो आंसर्स लेके गूगल जो है वो अपने यूज़र्स को दिखाता है जैसे ही वो कोई क्वेरी सर्च करते हैं गूगल के अंदर। तो अब गूगल नहीं चाहता कि कमर्शियल आर्टिकल्स जो है वो ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश हों, तो उसको जो है वो यही चाहिए होता है कि आप इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा पब्लिश करें। तो इसलिए इसको बराबर करने के लिए हम कुछ कमर्शियल आर्टिकल्स ऐड करते हैं, यानी जिनमें हमारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं वो कमर्शियल आर्टिकल्स होते हैं, और जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं यूज़र को वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं। अब कमर्शियल आर्टिकल्स जो हैं वो हमें मदद देते हैं, जब उन पर विजिटर्स आते हैं तो हमें सेल आती है, और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स बस जैसे कैजुअल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब इन दोनों को बराबर आपने लेके चलना होता है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कमर्शियल थोड़े ज़्यादा लिखें ताकि आपकी अर्निंग बूस्ट हो, और इन्फॉर्मेशनल सिर्फ उतने ही लिखें कि आपको पेनल्टी ना आ जाए गूगल की तरफ से। तो यानी अगर आप 10 आर्टिकल कमर्शियल लिख रहे हैं तो 4 एक आर्टिकल अगर आप इन्फॉर्मेशनल लिख देंगे तो ये काफ़ी होगा, 3 से 4 आर्टिकल्स। तो ये रेशियो आप अगर आप लेके चलते हैं तो गूगल आपको बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएगी। लेकिन बाद में जब आपके पास इनकम आना शुरू हो जाए, तो आपके पास बजट हो, तो आप बराबर कर सकते हैं 50-50। 50 आप कमर्शियल लिखें जिनमें लिंक्स और 50 इन्फॉर्मेशनल हो, उसी टॉपिक के ऊपर, उसी नीश के ऊपर। ये नहीं कि आपकी नीश जो है वो किचन की है और आपने उस पर कंप्यूटर के रिव्यूज़ डाल दिए हैं, और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल किसी और नीश का है और उसके बाद कमर्शियल आर्टिकल किसी और नीश का है। ये आपने नहीं करना, उसी नीश के कमर्शियल आर्टिकल्स, उसी कैटेगरी के इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स। तो ये आपने याद रखना है और ये दोनों को साथ लेके चलना है। सिर्फ कमर्शियल भी नहीं डालने और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल्स भी नहीं डालने, आपने इन दोनों को बराबर लेके चलना है ताकि आपकी वेबसाइट बैलेंस्ड रहे और आपका जो रेवेन्यू वो बढ़े और आपको अल्टीमेटली इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है जी कंटेंट लिमिट्स। कंटेंट लिमिट बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं कि कंटेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए, हमें कितने आर्टिकल पब्लिश करने हैं अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जितना आर्टिकल ज़्यादा होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, अर्निंग आपकी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप देखें किसी वेबसाइट को $5000 कमाते हुए, तो आप उसकी आर्टिकल्स अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत बड़ी होगी, 200-300 आर्टिकल्स तो होंगे।
अगर वो इस स्टेज के ऊपर है। 200-300 आर्टिकल कमर्शियल होंगे और तकरीबन 101 आर्टिकल उसका जो है वो या 60-70 आर्टिकल्स इंफॉर्मेशनल होंगे, तभी वो उनको इंटरलिंक करके उन पे बैकलिंक्स बना के वो अपने जो ब्लॉग को है वो इस लेवल तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है। तो कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो यही की है बस। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है कि आपकी निश के अंदर कितना स्कोप है, कितने ज़्यादा कीवर्ड्स अवेलेबल हैं आपके लिए कंटेंट लिखने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और उसके ऊपर कंटेंट लिखना है। कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं इस पर भी मेरी वीडियो है उसी ब्लॉगिंग सीरीज़ में, तो आप ब्लॉगिंग सीरीज़ को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो कीवर्ड रिसर्च मैंने उसमें वो एक अल्टीमेट गाइड थी जिसमें आप बहुत सारे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। और आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आप बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जिनमें आपकी वेबसाइट इंडेक्स होते ही रैंक हो जाएगी। तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा बिगनर्स को। उसके लिए आप वेट करें हमारी उस वीडियो का, वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसके बाद फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक है जी ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी है और लो कंपटीशन आपने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं तो आपको ऑफ पेज की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको बैकलिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ऊपर नहीं आ रहे होते, दूसरे पेज के ऊपर अटक जाते हैं या फिर पहले पेज के एंड में है, तो उनको ऊपर लाने के लिए फिर आप बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स को भी हमने उसी सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया है जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप देखें। उसके अंदर हमने बताया कि किस तरह से आप मुख्तलिफ टाइप्स के बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बैकलिंक्स ऑब्वियसली आपको बूस्ट करते हैं रैंकिंग को। अगर आपके पास हाई क्वालिटी बैकलिंक प्रोफाइल है आपकी वेबसाइट की तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैंक होगी, और जिनके पास बैकलिंक्स नहीं है गूगल उनके ऊपर आपको प्रायोरिटी देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन ये सबसे एंड में है। बाकी जो पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप आपको बैकलिंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पड़ती है तो फिर आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने ब्लॉग को हज़ारों डॉलर्स तक स्केल कर सकते हैं और आपका ब्लॉग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग देगा और जो मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही इंप्रेसिव होंगे। तो वीडियोस जो मैंने आपको रिकमेंड की वो आप ज़रूर देखें और उसके बाद उन पर अमल करें, अपने ब्लॉग को रन करें। स्टार्ट एक दफ़ा आप लें, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखें। ऑब्वियसली किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट लेना पड़ता है, उसके बाद पेशेंट रखना पड़ता है ताकि आप उसके ऊपर इजीली वर्क कर सकें और अल्टीमेट रिजल्ट्स फिर आपको मिलते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली अब स्टार्ट लेना चाहते हैं और ब्लॉगिंग सीरीज़ देखना चाहते हैं तो ये रही, आप इसको देख सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करें और आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, तकरीबन 30 से 40 वीडियोस हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगी अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।